बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स का सेक्शन हम लोग देखते हैं इस मॉक एग्जाम का। 25 क्वेश्चन मैंने इस मॉक एग्जाम के अंदर ऐड किए हैं। सेम डिफिकल्टी लेवल रखा है मैंने जो लास्ट ईयर के हमारे पेपर्स का है, उनको मद्देनजर रखते हुए किया है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। लीस्ट काउंट जो है ना वो पूछा जा रहा है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो क्या होगा? सो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है, याद रखिएगा कि वर्नियर कैलिपर जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है, अगर आप सेंटीमीटर में उसका लीस्ट काउंट लेते हैं तो 0.01 सेंटीमीटर होता है। और अगर एग्जामिनर वहां पे इसको मिलीमीटर में दे देता है तो वो 0.1 मिलीमीटर बनेगा। याद रखिएगा स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है, अगर मैं स्क्रू गेज की बात करता हूं तो मैंने लास्ट क्लास में आपको रिवाइज भी करवा दिया है कि वो स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर होता है या 0.01 होता है, मिलीमीटर के अंदर होता है। What is the total number of significant figures in the measurement of 0.004050 kg? इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो इसके अंदर कितने हैं? ठीक है, याद रखिएगा जो लीडिंग जीरोज होते हैं, शुरू के जितने भी जीरोज होते हैं, लेफ्ट साइड पे अगर सारे जीरोज हों, लीडिंग जीरोज जो होते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर काउंट नहीं होते। तो इसलिए ये जो वैल्यू लिखी हुई है .004050, तो इसमें ये वाला पॉइंट पॉइंट से पहले वाला जीरो तो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, और ये पॉइंट के बाद भी लगातार जीरो ही चले तो ये तीनों जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ठीक हो गया। अब ये जो जीरो है ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा। राइट मोस्ट जीरो भी सिग्निफिकेंट ही काउंट होता है। तो इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 4050, तीन नहीं करने, 4050, इसमें चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तीन नहीं लगाना। ये राइट मोस्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा और ये लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी बता रहा होता है या प्रिसीजन बता रहा होता है डिवाइस की जिससे ये मेजरमेंट ली गई है, इसका उसके साथ ताल्लुक होता है। तो लिहाजा इसमें ये 4050 चार सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ प्रेशर, विच इज, स्ट्रेस होता है बेसिकली प्रेशर, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया होता है जी स्ट्रेस। स्ट्रेस प्रेशर को ही कहते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है? फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2। मैंने बताया हुआ है कि डायमेंशन में से मैस की एम, लेंथ की एल, टाइम की टी और फोर्स की MLT-2 याद रखें, बाकी सारी आ जाती हैं। अब डिवाइड करना है इसको किससे? एरिया से। एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंचेस स्क्वायर। तो इंच, सेंटीमीटर, मीटर ये किसके यूनिट्स हैं? लेंथ के हैं। तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगी इसकी डायमेंशन। एल को एल स्क्वायर के साथ कैंसिल करेंगे, नीचे वाला एल ऊपर चला जाएगा, ML-1T-2 आएगा। ML-1T-2 आएगा। ML-1T-2 जो है ये डायमेंशन यहां पर आएगी। तो ML-1T-2 ये ऑप्शन ए बनता है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 10 days. What percentage of the original sample will remain undecayed after a total elapsed time of 30 days? अगर एक रेडियो एक्टिव सैंपल की हाफ लाइफ टाइम 10 डेज है तो 30 डेज के बाद वो कितना रह जाएगा? अब हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन क्या है? हाफ लाइफ टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है कि जिसके दौरान नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आधे रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं, यानी 50% हो जाते हैं। अब टोटल टाइम यहां पर 30 डेज है और हाफ लाइफ टाइम 10 डेज है। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो तीन हाफ लाइफ गुजरी हैं, थ्री हाफ लाइफ जो है वो यहां पर गुजरती हैं। तो जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 100% से 50% हो जाएगा। जब सेकेंड हाफ लाइफ टाइम गुजरेगा तो वो 50% से 25% हो जाएगा। और जब थर्ड हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 25 का हाफ यानी 12.5% हो जाएगा। तो इसको एक दफा फिर देख लेंगे। तीन हाफ लाइफ गुजरी हैं, एक हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाता है, यानी 10 डेज के बाद 50%, अगेन 10 डेज के बाद 25%, उसके बाद 10 डेज के बाद 12.5% रह जाएगा ये। तो 12.5% रह जाएगा। Lenz's law is a direct consequence of which fundamental law of conservation? Lenz's law जो है वो किस फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है, उसका रिजल्ट है। लेंजेस लॉ ये स्टेट करता है कि जो न्यूज करंट है
उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी उस कॉज के, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के जिसने उसको क्रिएट किया है, जिसने उसको इंड्यूस किया है, राइट। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थी मैग्नेट्स की, और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, उसको अपोज करेगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक्सटेंशन है, ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, ये उसका रिजल्ट है, याद रखिएगा। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ये गलत है। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। टेस्ला इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यूज टू मेजर विच आर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। टेस्ला जो यूनिट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का यानी फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो वेबर है। सो वेबर और टेस्ला के बीच में फर्क है, इसको आपने देख लेना है पेपर में। अक्सर एग्जामिनर्स इस तरह की चीज से कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑप्टिकल लेंसेज फंक्शन एज अ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। कौन सा लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस जो होता है ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। सो कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस जो होता है वो सेंटर से थिक होता है। अगर मैं कन्वेक्स लेंस यहाँ पे ड्रॉ करूं तो इस तरह से होता है, थोड़ा सा ये टेढ़ा ड्रॉ हुआ है मेरे से, ठीक है। तो वो क्या होगा कि जो लाइट रेज होंगी वो सारी की सारी आकर जब इससे गुजरेंगी तो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होंगी, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस होगा उनका। तो कन्वेक्स लेंस को बाय कन्वेक्स लेंस यानी दोनों साइड से कन्वेक्स लेंस यानी इधर से भी कन्वेक्स है और इस साइड से भी कन्वेक्स है, तो उसको आप बाय कन्वेक्स लेंस का नाम देते हैं। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू आइसोलेटेड बॉडीज which of the following pairs of quantities are conserved। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी नहीं बल्कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी ओनली बट काइनेटिक एनर्जी लॉस। बट टोटल एनर्जी, ये क्या बात हुई? ये तो एब्सर्ड है, ये तो गलत है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ने कंजर्व रहना है। विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस डायरेक्टली विच आर द फॉलोइंग इक्वेशंस करेक्टली डिफाइन द टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट डेल्टा टी होती है। आर टी टी टेम्परेचर की रेजिस्टेंस है, आर टी टी टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस है, आर नॉट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है रेजिस्टेंस है वो है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये क्या है? ये चेंज इन टेम्परेचर है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाय आर नॉट डेल्टा टी। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मेटालिक वायर रेजिस्टर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग इट्स लेंथ एंड टेम्परेचर कांस्टेंट इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेटालिक वायर रेजिस्टर का डबल कर देते हैं जबकि लेंथ आप उसकी उतनी ही रखते हैं, टेम्परेचर को भी आप कांस्टेंट रखते हैं, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब अगर आप एरिया को डबल कर देते हैं, ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? तो रो और एल अपनी जगह पे, रो तो रेजिस्टिविटी है, वो तो मटेरियल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो तो चेंज हुई नहीं है। एरिया वैसे भी डबल होके 2a हो गया, 2a हो गया। तो जब एरिया 2a हो गया तो ये जो मैंने येलो में हाईलाइट किया ये तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना। तो जब ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? ये r/2 हो जाएगा। आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? r/2 हो जाएगी। ये हाफ हो जाएगा, इट विल बी हाफ। तो ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए जो कि लास्ट ईयर के किसी पेपर में आया था कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो देखिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है कब? जब आप टेम्परेचर को राइज करते हैं। रीजन क्या है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी से रेट ऑफ कोलिजन जो है वो ज्यादा हो जाता है। जब कोलिजन ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होती है। तो कोलिजन ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस भी क्या होती है? वो ज्यादा होती है, बढ़ जाती है। बाय कन्वेंशन, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ। कन्वेंशनल करंट जो होता है इट इज ओनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ओनली, पॉजिटिव चार्जेस ओनली। तो सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, के फ्लो की वजह से कन्वेंशनल करंट जो है वो
ऐसा करंट जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हों वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है। और याद रखिएगा ये हाई पोटेंशियल से टूवर्ड द लो पोटेंशियल जाता है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। What is the approximate value of the potential barrier across a PN junction made of silicon at room temperature? तो जब एक P और N जंक्शन कंबाइन करते हैं, ठीक है जी, सो अगर मेरे पास एक P टाइप मटेरियल है उसको अगर मैं N टाइप मटेरियल के साथ जो है वो जोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, एक डायोड बन जाता है, ये डायोड है। और ये जो है ये P टाइप मटेरियल यहाँ पे, N टाइप मटेरियल यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। सिलिकॉन के केस में याद रखने का तरीका कार क्या है, एस फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट है, जर्मेनियम के केस में ये 0.3 वोल्ट है। और डायोड किस लिए यूज होता है, डायोड इज यूज एज अ रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। और जो लास्ट लेक्चर हमने किया है जिसमें मैंने डोपिंग का सारा ओवरव्यू दिया था, तो पी टाइप मटेरियल कैसे बनता है ये भी आ सकता है सवाल, मिलते जुलते सवाल भी बता देता हूँ। पी टाइप मटेरियल बनता है ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी डालने से। एन टाइप मटेरियल किससे बनता है, पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी डालने से, पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी डालने से बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना है का जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एसी को डीसी में लेके जाना, एसी को डीसी में लेकर जाना और डीसी को एसी में लेकर जाना, ये दोनों आने चाहिए। अभी मैंने ऊपर वर्ड यूज किया है कि डायोड एज अ रेक्टिफायर यूज होता है, क्योंकि डायोड सिर्फ वर्क करता है फॉरवर्ड बाइस में, रिवर्स बाइस में वो उसको ब्लॉक कर देता है। और फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पॉजिटिव के साथ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होता है। तो बहरहाल एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जो है वो रेक्टिफिकेशन है, और ये जरूरी होती है क्योंकि आप डीसी करंट को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैटरीज, तो इसलिए आप ये करते हैं। और इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन होता है डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में लेकर जाना। An ideal transformer has a primary turn count NP is equal to 200 and secondary turn count NS is equal to 1000। तो एक ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 200 है और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है 1000 है। जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 120 वोल्ट की अप्लाई की गई है ऑन द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, पहली बात तो ये है कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम है और सेकेंडरी के इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो ज्यादा है। तो सेकेंडरी के ऊपर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 1000 है और प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो यहाँ पर 200 है। सो इसको हम स्टार्ट करेंगे वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। हमने क्या फाइंड आउट करनी है, हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड आउट करनी है। तो ये रेशो जो याद रखिएगा, अगर आप वी एस बाई वी पी लेते हैं तो यहाँ पे भी एन एस बाई एन पी लेंगे, अगर यहाँ पे मैं वी पी बाई वी एस लूंगा तो फिर यहाँ पे एन पी बाई एन एस है। तो वी एस वी पी जो है वो क्या है, 120 वोल्ट है, सेकेंडरी के टर्न्स कितने हैं, 1000 है, 5 टाइम ज्यादा टर्न्स है ना। तो एन पी कितना है, प्राइमरी के टर्न्स कितने हैं, 200 है। 200 के साथ 1000 को आप कैंसिल कर देंगे, पीछे 5 आ जाएगा, 120 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एस की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 5, 5 0 0, 5 2 12, 5 5 2 10, 10 का लगा 0, 1 कैरी, 5 1 5, 5 में हम 1 ऐड करेंगे 6, तो 600 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो 600 वोल्ट जो है ना वो इसका आंसर आ गया, 600 वोल्ट जो है वो इसका आंसर आ गया। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स फील्ड इज क्लासिफाइड एज द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है कि विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, वर्क डन किस पाथ के जरिए हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता, इट नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ऑन द पाथ टेकन, डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन। जो पाथ टेकन है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, राइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करती है
पार्ट टेकन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। escape velocity defined as the minimum initial speed required for an object to maintain a stable circular orbit around the earth। no, ये नहीं है। ऑप्शन बी है ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पुल, फील्ड क्या उसकी पुल ही है, एंड रीच इंफिनिटी। तो देखें escape velocity क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये राइट आंसर है। मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी टू escape द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ही ऑफ द अर्थ, और वो उससे बाहर चली जाए, उसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चली जाए। escape velocity जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे, अंडर रूट जी एम बाई आर पे, अंडर रूट जी एम बाई आर पे डिपेंड करती है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द प्लैनेट इस केस में अर्थ, और आर रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के लिए वैसे इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और वो बॉडी जो कि अर्थ की रोटेशन के साथ मैच कर रही होती है उनको तो आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। ये भी आ सकता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो होती हैं कि जो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज होती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि पेपर्स में आ सकता है। What is the theoretical value of acceleration due to gravity at the exact geometric center of the earth? देखें सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू जो है ना वो जीरो होती है। जी की वैल्यू जीरो होती है। उसके सरफेस के ऊपर एग्जैक्टली जो है वो 9.8 होती है। जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि उसके अंदर एज का फैक्टर जो है वो इंक्लूड होता जाता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की वैल्यू डिपेंड करती है फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे वो जीरो होती है, 0 मीटर पर सेकंड करती है। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, neglecting air resistance and taking g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। एक पत्थर है जिसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है, वर्टिकली ऊपर फेंका गया, यानी सीधा ऊपर फेंका गया है। ये बताएं कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एस स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। टू अपनी जगह पे आ जाएगा, जी की जगह पे -10 लेना, उसने खुद कहा है कि 10 ले लें, तो 10 नहीं लेंगे, -10 क्यों, क्योंकि गेंद ग्रेविटी जा रही है, और एस क्या, वो मैक्सिमम हाइट, वी एफ स्क्वायर। जब एक बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाती है, जहां जाके एकदम रुक जाती है, उसकी वी एफ क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, वापस फिर वो नीचे आती है। तो वी एफ क्या हो जाएगी, जीरो, माइनस वी आई का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है ना 20 का स्क्वायर, तो राइट साइड पे आया -20 एच इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर। तो माइनस माइनस के साथ हो जाएगा कैंसिल, 20 के साथ 20 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाइट जो है वो 20 मीटर्स की हाइट अचीव करेगी, 20 मीटर्स की हाइट जो है ना वो बॉडी अचीव करेगी। द फिजिकल इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज डिफाइंड एज, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की क्या डेफिनेशन है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव की डेफिनेशन है बेसिकली ये साउंड पावर होती है, ठीक है ना। सो पावर कैरिड आउट बाय द साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। सो पावर पर यूनिट एरिया, पावर कैरिड बाय, क्योंकि वेव्स क्या एनर्जी कैरी करती हैं ना, एनर्जी कैरी करती हैं, वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी। सो आई इज इक्वल टू पी बाई ए आ जाएगा यहाँ पे। वॉट पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट अगर पूछ ले तो इसका यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको भी रिसेंटली रिवाइज भी करवाए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके उसकी हाइट और रेंज का फार्मूला, मैक्सिमम रेंज किस एंगल के ऊपर है, मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर है, वो सारे भी दोबारा रिवाइज कर लेना है। मैंने रिसेंटली लास्ट क्लास में आपको रिवाइज करवाए हुए हैं, आपने उनको देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो पेपर के लिए अहम है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसमें, जो है वेक्टर क्वांटिटी या नो वेक्टर क्वांटिटी की तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नेटिक टॉर्क जो है उसके मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन लास्ट पेपर में था वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस बॉडी की होती है जो सर्कुलर मोशन में होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिबिट कर रही होती है। एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर है। तो 64th बैच का पेपर मैंने आपको करवाया हुआ है, उसको लाजमी आप देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने वो आपको सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है वो क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन उसी का मिलता जुलता लास्ट पेपर में मिलता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस एलिमेंट ऑफ एरिया ए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन ई एंड द एरिया वेक्टर ए इज। अब जो फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट है ये। तो डॉट प्रोडक्ट जब है तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा ई ए कॉज ऑफ एंगल, ई ए कॉज ऑफ थीटा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े हुए हैं, मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम तब होगा जब इन दोनों का एंगल 0 डिग्रीज होगा, क्योंकि कॉस जीरो क्या होता है? कॉस जीरो 1 होता है। तो कॉस जीरो 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई डॉट ए कॉस जीरो, कॉस जीरो हो जाएगा 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पीछे क्या रह जाएगा? ई डॉट ए रह जाएगा, तब ये मैक्सिमम होगा। तो 0 डिग्रीज के एंगल के ऊपर ये मैक्सिमम होगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी? कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? कैपिटल जी की वैल्यू ये है भाई 6.67 10⁻⁻11। ये देखना, जल्दी में मैं गलत मार कर रहा था, पेपर में ये काम नहीं करना, गलत बबल नहीं फिल अप कर देना। ये है -11 वाला, मैंने गौर नहीं किया ना, इसमें 11 लिखा हुआ, -11 नहीं लिखा हुआ। सारी चॉइसेस को देखना है, आराम से करना है। 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। At high altitudes in mountainous regions, atmospheric pressure decreases. Consequently, the boiling point of the pure water will be. तो जितना ज्यादा आप हाइट पे जाते हैं, तो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जितना ज्यादा बढ़ता है, एल्टीट्यूड जितना ज्यादा इंक्रीज होता है, इस दौरान क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। वजह क्या है भाई? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट की क्या डेफिनेशन है? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि जब वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो एक लिक्विड बॉइल करता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है ना। व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो एक लिक्विड बॉयल करता है। तो जब प्रेशर लो होगा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ज्यादा सतह समंदर से ऊपर जाएंगे, जब प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। डिक्रीज बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। थ्री कैपेसिटर्स 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है जी। तो अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तीन कैपेसिटर्स हैं, 1 2 और 3, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बताएं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। अब कैपेसिटर जब भी पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका फार्मूला क्या है? इक्विवेलेंट क्या है उनका? पैरेलल के केस में C1 प्लस C2 प्लस C3 सिंपली ऐड हो जाएंगे। ये चीज रेजिस्टेंस की सीरीज में होती है, पैरेलल में वो उल्टा चलता है। तो कैपेसिटर पैरेलल जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस का, कैपेसिटर्स का, वो पैरेलल के लिए, यानी सिंपली ऐड करना। तो 2 माइक्रोफैरेड में 3 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड ऐड हो जाएगा। 2 + 3 + 5 करोगे आप तो 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। रेजिस्टेंसेस के केस में पैरेलल में उल्टा चलेगा, वो 1/R इक्विवेलेंट जो है वो इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टिल 1/R3 के इक्वल होगा, अप टिल 1/R3 के इक्वल होगा। सो वो उसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया? द टोटल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L कैरिंग अ स्टेडी करंट I इज गिवन बाय। जो इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर जो है वो करंट की फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो स्टोर होती है, सेल्फ इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है इंडक्टर के केस में। ये चोक्स वगैरह जो होती थी पहले यूज, वे ट्यूबलाइट्स, अब तो एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, जो पहले होती थी ट्यूबलाइट्स उनके अंदर। तो बहरहाल L I² होता है, 1/2 L I² होता है। ये L² आया, ये गलत लिखा हुआ है, 1/2 का फैक्टर नहीं है इसमें, इसलिए गलत है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/2 Li², 1/2 Li²। और कैपेसिटर के केस की एनर्जी क्या होती है? 1/2, मैं ऑटो शेप को जरा बंद करूं, इसने उसको ट्रायंगल बना दिया है,
सो 1/2 CV², 1/2 CV²। और हमारे एग्जाम्स में किसी एक बैच के अंदर ये पांच पेपर आया हुआ है, जो मैंने आपको करवाया हुआ है, आपको सेशन के अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं कि अगर एरिया ऑफ द प्लेट बनाएंगे तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस जो होती है वो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साथ रिलेटिव परमिटिविटी हो तो एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो एरिया के ज्यादा होने से क्या होगा, कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है। चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है। और फिर यूं भी कर सकता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। अगर मैं सी को लिखूं, अगर मैं वी को लिखूं, वी बनता है Q/C। तो इसी के अंदर आप वैल्यू पुट अगर करते हैं तो यह आएगा 1/2 सी अपनी जगह पे, वी की जगह पे Q² बाय C² आ जाएगा। तो सी के साथ C² कैंसिल हो जाएगा, 1/2 Q² C आ जाएगा, 1/2 Q² C आ जाएगा, Q² बाय C आ जाएगा, बाय सी। ये सी नीचे बचा था ना, सी अपनी जगह पे था, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, वी की जगह पे Q/C पुट किया तो Q² बाय C² आ गया था। ये कैंसिल हो गया था, 1/2 Q² बाय C रह जाएगा। तो ये रह जाएगा Q²/2C। ये भी एनर्जी की क्या है, फॉर्मूला है फॉर द केस ऑफ अ कैपेसिटर, जब आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू और जो उसमें चार्ज पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू गिवन हो। तो ये भी एक दफा इस तरह से ट्रिक करके किसी एग्जाम में पूछा गया। तो मैंने 25 क्वेश्चन बनाए थे फिजिक्स के, मॉक तो एक बहाना था, असल में तो सेशन के अंदर हम बहुत सारी चीजें पहले कवर कर चुके हैं। और अब इंशाल्लाह जब आपका ये रिटर्न खत्म होगा उसके बाद फिर हम अपना इंटरव्यू का सेशन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एज सुन एज, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसके अंदर भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के एकेडमिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे टेस्ट में। तो अभी जो चीज़ें आप रिवाइज करें, थॉरली करें, ये आगे भी काम आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी केमिस्ट्री के सेक्शन की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केमिस्ट्री का सेक्शन है। मैंने 25 इसमें ऐड किए हुए क्वेश्चन। अगर रिपीटेडली हम लोगों ने बहुत सारी मैराथन्स भी की हैं, हम लोगों ने मॉक्स भी किए हुए हैं, हम लोगों ने वन शॉट रिविजन भी की हुई है। रिसेंटली हमने लास्ट वीक में अपने सेशन में आप सबको मैंने मेजर जो की पॉइंट्स हैं सारे कोर्स के वो फिर रिवाइज भी करवा दिए थे। वो आपको यहाँ पर टेस्ट में भी डेफिनेटली काम आएंगे। और जैसा कि मैंने फिजिक्स के सेक्शन को जब एंड करवाया तो वहाँ पे भी बताया था कि इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा एकेडमिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाकिस्तान मेरीन एकेडमी के टेस्ट में। इसका कोई ISSB की तरह का इंटरव्यू नहीं होता, पैटर्न उसी तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे एकेडमिक चीज़ों के ऊपर ज़रा काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों को समझ लेना है, कर लेना है, आगे भी इंशाल्लाह काम आएंगे। अब टेस्ट में कुछ ही टाइम रह गया, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। तो इसको हम करते हैं, आइंस दैट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। वो आइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो आइन जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आइंस को के टाइन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको के टाइन्स कहते हैं, इनको के टाइन्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको के टाइन्स कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आइंस को के टाइन्स कहते हैं, इनको जो है ना वो के टाइन्स कहा जाता है। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज आइंस को ए नाइन्स कहते हैं, क्योंकि वो नोड की तरफ जाते हैं। उनको पॉजिटिवली चार्ज जो है वो कैथोड की तरफ जा रहे होते हैं ना, इसलिए उनको के टाइन्स कहते हैं। हाउ मेनी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, प्रोटियम, ड्यूट्रियम 2H1, ट्रीटियम 3H1। एक दफा 5 पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हैवी वाटर के अंदर, हैवी वाटर के अंदर कौन सा आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। तो हैवी वाटर होता है D2O, ड्यूट्रियम वाला हाइड्रोजन उसके अंदर होता है, H2O की जगह D2O उसको लिखा जाता है। ठीक है, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है आइसोटोप्स में। विच आर द फॉलोइंग केमिकल मेथड इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों कॉज होती है, जब पानी के अंदर एयर से ऑक्सीजन और जिन रॉक्स के ऊपर से या जिन जगहों से वो गुजर के आता है तो उनसे डिफरेंट जो आइंस हैं या सॉल्ट्स हैं वो उसमें शामिल होते हैं। ठीक है,
तो वो उसमें शामिल होते हैं। और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ये मैंने अभी रिवाइज तो करवाया था, मैं फिर बता देता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में। तो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है ना, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो होती है कॉज ड्यू टू कार्बोनेट के जो सॉल्ट्स हैं या आइंस हैं उनका एडिशन की वजह से, और सल्फेट के आयन की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। बहरहाल सवाल यहाँ पर ये है, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया कि उस स्टाइल में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये देख लेते हैं कि कौन सा केमिकल मेथड जो है वो यूज होता है फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करने के लिए टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है वो तो बॉइलिंग वगैरह से भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट उसके अंदर चीजें आप ऐड करते हैं उनसे भी हो जाती है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को या तो आप सोडियम जियोलाइट में से पास करवाते हैं, तो जियोलाइट्स वाले मेथड के अंदर से जो है उससे जब आप सोडियम जियोलाइट से गुजारते हैं तो हार्डनेस रिमूव होती है। और दूसरा मेथड क्या है कि आप उसमें वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं। जब आप वॉशिंग सोडा उसमें ऐड करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, तो वो क्या करता है कि वो कैल्शियम वगैरह के साथ मिलके प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और SO4 जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये भी याद रखने पेपर के लिए, क्योंकि की पॉइंट तो खैर मैं लास्ट वीक में आपको रिवाइज करवा चुका हूँ सारे के सारे, और उससे पहले हमने केमिस्ट्री डिटेल में देखी भी हुई है। लेकिन टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट वगैरह के आयंस की वजह से, और ये जो है वो सल्फेट वगैरह के आयंस की वजह से परमानेंट हार्डनेस जो है क्रिएट होती है। द escape of gas molecules one by one through a tiny orifice of molecular dimension into a vacuum without intermolecular collision is called। वन बाय वन जो गैस मॉलिक्यूल्स निकलते हैं वो इफ्यूजन आती है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे मूव करें एक प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड द प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप डिफ्यूजन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन के बीच में ये फर्क है, ठीक है। तो ये फ्यूजन में वन बाय वन मॉलिक्यूल होता है और डिफ्यूजन में इकट्ठे ही वो जा रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है यहाँ पर फ्यूजन की। फ्यूजन की, तो फ्यूजन में क्या होगा कि ये ऐसा कंटेनर है, बीच में एक छोटा सा होल है और इफ एक टाइनी, वहां से ये एक एक करके पार्टिकल बाहर आ रहे होंगे, ये फ्यूजन है, ठीक हो गया। और ऑस्मोसिस में तो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है ना। मैथमेटिकली बॉयज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज स्टेटेड एज। बॉयज लॉ क्या कहता है? बॉयज लॉ ये कहता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, ठीक हो गया। तो पी वी इज इक्वल टू के, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट के हो जाएगा। पी वी इज इक्वल टू के कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलेंगे। अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल, एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड विद। Le Chatelier प्रिंसिपल के मुताबिक जो इंक्रीज है इन एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इन ऑन अ गैसियस इक्विलिब्रियम सिस्टम विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द साइड विद। तो Le Chatelier प्रिंसिपल कहता क्या है? Le Chatelier प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप सिस्टम के प्रेशर को, टेम्परेचर को, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को अगर आप चेंज करेंगे तो रिएक्शन उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए उसकी ऑपोजिट तरफ शिफ्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा? मोर प्रोडक्ट बनाएगा, और फिर मोर प्रोडक्ट वापस टूट के दोबारा रेट ऑफ रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन को सेम करने की कोशिश करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। लॉ ऑफ एक्टिव मास और Le Chatelier प्रिंसिपल ये क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से। तो Le Chatelier प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ यू विल इंक्रीज द सिस्टम प्रेशर, उसकी वजह से क्या होगा कि वो उस तरफ मूव करेगा, रिएक्शन उस तरफ मूव करेगा जहां पे लोअर नंबर ऑफ या फ्यूअर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर इसने फ्यूअर नंबर ऑफ मोल्स का वर्ड यूज किया, भाई उस तरफ जाएगा। या प्रेशर हायर होगा, डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो ये उसके ऑपोजिट चलेगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड। इसको आप क्या कहते हैं? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, जिस तरह वाटर के केस में क्या है, तो ये पार्शियल नेगेटिव है और ये क्या है? ये पार्शियल पॉजिटिव है। उसके बाद फिर ये देखें आप, ये पार्शियल नेगेटिव है। तो इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में क्या होगा? जो डाइपोल डाइपोल
फोर्सेस जहां पर इस केस में बनती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है वो क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है, ठीक है, तो ये ऑर्डर है। तो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ब्रोमीन उसी ग्रुप के अंदर है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, जो कि शेड पर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं। इन द ग्रेफाइट क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच कार्बन एटम अंडरगोज विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसमें क्या होता है कि एक जो कार्बन एटम होता है वो थ्री प्लेनर सिग्मा बॉन्ड बनाता है अपने नेबरिंग कार्बन के साथ, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, और इसका 2d हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। अब ये बीच में कुछ रोड लर्निंग बेस्ड सवाल भी आ रहे थे कि जिसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ ये याद रखना पड़ता है कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उनका कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ वैलिड पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन सी बात काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का वैलिड पोस्टुलेट नहीं है, नॉट। पेपर में प्रेशर होता है, एग्जाम प्रेशर में गलत नहीं मार करने आंसर्स। गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ये तो ट्रू है ना, हमने ट्रू नहीं बताना, हमने बताना है कि जो वैलिड नहीं है, यानी जो फॉल्स है, जो गलत है। कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, ये बात भी ठीक है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन आइडियल गैस मॉलिक्यूल, ये गलत है भाई, ये गलत है। इट इज नॉट अ वैलिड पॉस्टुलेट, हमने वो बताना है कि जो कि वैलिड पॉस्टुलेट नहीं है, नॉट अ वैलिड पॉस्टुलेट। स्ट्रॉन्ग थोड़ी होती हैं, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इवन इन सम केसेस वो रिपल्सिव होती हैं ड्यू टू इलास्टिक कोलिजंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन सॉल्ट्स आर टिपिकली फॉर्म्ड अलोंगसाइड वाटर थ्रू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड और एक बेस जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। और क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, साथ में क्या होती है, हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, राइट। एसिड और बेस का ये रिएक्शन है, और मैंने आपको रिसेंटली आरेनियस लुईस और लोरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट का भी ओवरव्यू दिया था, उसको भी लाजमी देखिएगा। कोई एक इक्वेशन दे सकता है आपको, या कोई आपको कंपाउंड दे के पूछा जा सकता है कि ये किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है या बेस है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। विच आर द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है। तो वर्क जो है ना वो स्टेट फंक्शन जो है वो नहीं है। स्टेट फंक्शन जो होता है वो करंट थर्मोडायनामिक स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वही बात जैसे हमने वो कंजर्वेटिव फील्ड की थी फिजिक्स वाले सेक्शन के अंदर, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। नहीं, उल्टा नहीं बोल रहा हूं मैं, वर्क और हीट जो होते हैं ये तो पाथ फंक्शन होते हैं ना, ये पाथ फंक्शन होते हैं। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, क्यों, क्योंकि स्टेट फंक्शन वो होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन वो होते हैं कि जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल, आप कह सकते हैं कंडीशंस के ऊपर। तो वर्क जो है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है पाथ के ऊपर, ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क हो गया, हीट होगी, तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है, हमने बताना विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इन द एबल प्रोसेस N2 plus 3H2 gives ammonia if the system pressure is increased while maintaining a constant equilibrium temperature, which statement is true। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा। देखिए ना, चार गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो कंबाइन करके दो गैस मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ना। अभी हमने ऊपर इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखा था ना, जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ कि बिली चार्टियर प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। तो मैंने कहा था अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां पे लेसर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये अब उसी की ही एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे बना दिया कि यूं भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2NH3 है, तो ये इस तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा ना, क्योंकि लेसर गैस मॉलिक्यूल्स इस तरफ हैं। Isotopes of same chemical differ from one another. So of same chemical element differ from one another in the number of their protons। नहीं, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन तो उनके सेम रहते हैं, न्यूट्रॉन्स का फर्क होता है ना। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी। हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप 7A से बिलोंग करते हैं, ग्रुप 17 होता है। और हेलोजेंस को सॉल्ट फॉर्मर्स भी कहते हैं। ये हमारे किसी एक बैच में आया था क्वेश्चन के भी, सॉल्ट फॉर्मर्स कौन से हैं, तो ग्रुप 7A के एलिमेंट्स, इनको आप सॉल्ट फॉर्मर्स कहते हैं, सॉल्ट बनाते हैं ये।
मेटल्स के साथ मिलकर, इस वजह से। डाउन अ ग्रुप इन द periodic टेबल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट जनरली, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो न्यू शेल्स ऐड होते हैं। जब न्यू शेल्स ऐड होंगे तो न्यू शेल्स के ऐड होने से क्या होगा, एटॉमिक साइज, ये शेल्स है एल है, न्यू शेल्स ऐड होंगे तो एटॉमिक साइज जो है ना वो इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज करेगा। और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स तो वही रहते हैं लेकिन चार्जेस बढ़ते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं तो वो रिड्यूस करता है। अ कैलोरी, CAL, कैल इज अ ट्रेडिशनल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग। कैलोरी को किस लिए यूज करते हैं, कैलोरी जो है वो हीट एनर्जी को मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट सेकंड ईयर में किया भी होगा। फिर द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टराइजेस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो C डबल बॉन्ड O डैश OH होता है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक हो गया जी। CHO जो है, ये CHO, C डबल बॉन्ड O डैश H, ये एल्डिहाइड्स के लिए है, फॉर्मेल्डिहाइड्स के लिए है। ठीक है जी। OH ये अल्कोहल्स के लिए है और ये कीटोन्स के लिए दूसरा। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का प्रोसेस है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है। और इसके अंदर जो पहला स्टेप है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट करना, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इसमें इनिशियल स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व है, बड़ा इसका प्राइमरी स्टेप है। और इसमें वनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 एज अ कैटलिस्ट जो है यूज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज क्लासिफाइड एज नॉन मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल इनमें से कौन सा है, हीमाटाइट, नहीं भाई ये भी और है, ऑक्साइड भी और है मेटल का। जिप्सम जो है वो कॉपर, कॉपर क्या, कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4H2O होता है, 2H2O होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में अटैच होता है। तो कैल्शियम सल्फेट जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल है। अच्छा, ऊपर एक ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस, तो एक दफा ये भी पूछा हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। मैंने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैं फिर बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस पेपर है, मैंने जो चीजें आपको पिछली सारी करवाई हैं वो करनी है इंशाल्लाह। उसके अंदर से पेपर होगा, आपके जो सेशन के अंदर चीजें जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। द कॉमन, और ये प्रैक्टिस पेपर को भी लाजमी देख लेना ताकि एग्जाम प्रेशर आपका बेयर हो। द कॉमन एब्रीविएशन PVC इन पॉलीमर केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल कार्बोनेट, नहीं ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए होता है क्योंकि इसमें विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स होते हैं। विनाइल क्लोराइड के मोनोमर्स होते हैं इसके अंदर। आगे चलेंगे। व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फार्मूला फॉर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का करेक्ट केमिकल फार्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म का करेक्ट केमिकल फार्मूला है CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, आयोपैक नेम है फॉर ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन है ना। CH4 का जो Cl2 के साथ रिएक्शन है ना, डायरेक्ट सनलाइट में भी और डिफ्यूज सनलाइट में भी, इसको भी एहतियातन रिवाइज कर लीजिएगा। डायमंड एंड ग्रेफाइट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म द विच एलिमेंट, ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है। अच्छा, लास्ट पेपर्स में आया हुआ है कि जो है ना सिलिका का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो SiO2 होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रेत को कहते हैं ना सिलिका। एसिड रेन इज डिफाइंड एज प्रेसिपिटेशन हैविंग अ pH वैल्यू टिपिकली, एसिड रेन क्यों कॉज होती है, जब हवा के अंदर सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या कार्बन के ऑक्साइड्स रह जाते हैं और जब बहुत अरसे बाद बारिश होती है तो पानी से नीचे आते हैं। तो एक रूल याद रखिएगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ना, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ये जब कंबाइन करते हैं किसके साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये एसिड्स बनाते हैं। तो एसिडिक रेन की जो pH वैल्यू होती है वो टिपिकली 5.6 या 5 से लेस होती है, आप ये कह सकते हैं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू द सेल्सियस डिग्री सेल्सियस बाय व्हिच इक्वेशन, बेसिकली पूछ रहा है, कन्वर्जन पूछ रहा है, केल्विन को सेल्सियस में लेके जाने। ठीक है, तो केल्विन को सेल्सियस में लेके जाने की
तो अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर हो, उसमें अगर आप 273 डिग्रीज ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में चला जाता है। तो केल्विन जो है वो साइंटिफिक टेम्परेचर स्केल है, और सेल्सियस जो है हम जेनेरिक अपनी लाइफ के अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर रिएक्टिव ऑर्गेनिक स्पीसीज प्रोड्यूस्ड में। अल्काइल रेडिकल कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जब एक अल्केन में से, एक अल्केन में से क्या होता है, एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन का एटम रिमूव हो जाता है, तो वो पीछे अल्काइल रेडिकल बन जाता है। वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल CH4 मीथेन है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन चला गया तो पीछे CH3 रह जाएगा, ये अल्काइल रेडिकल है। ये वो अल्काइल रेडिकल है। राइट जी। तो आंसर देख लेते हैं, वन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम एन अल्केन। यस, पहली बात बिल्कुल ठीक।